जंगल फोक के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महान शख्सियत और खूबसूरत नीली आंखों वाले जिम कॉर्बेट के जीवन के बारे में। बात करेंगे कि जिस गांव में वो रहते थे वहां के 8-10 घरों में क्यों नीली आंखों वाले बच्चे पैदा हो रहे थे। बात करेंगे आदमखोर टाइगर्स और लेपर्ड्स को मारने वाला क्यों इतना डर गया कि चंपावत के डाक बंगले में रात को जो भी कुछ देखा उसके बारे में बात करने से जीवन भर घबराते रहे। बात करेंगे कि वो 5 अजीब सी दिखने वाली रोशनियों के बारे में उन्होंने बताया था कि वो शायद आत्माएं थीं। बात करेंगे गिनीज बुक में दर्ज चंपावत की टाइग्रेस को कैसे जिम कॉर्बेट ने मार गिराया। बात करेंगे कि क्यों जिम कॉर्बेट ने मजबूर होकर भारत छोड़ दिया और बात करेंगे उनकी लिखी किताबों के बारे में। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जंगल फोक के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज आपसे एक प्रश्न पूछना है। आप ये बताएं कि क्या आप जिम कॉर्बेट के बारे में जानते हैं। आप कहेंगे ये कैसा सवाल है, ये तो सभी जानते हैं कि जिम कॉर्बेट हमारे देश में एक नेशनल पार्क का नाम है जो कि उत्तराखंड में है। कुछ ये भी बताएंगे शायद कि जिम कॉर्बेट एक अंग्रेज थे जिनके नाम पर ये नेशनल पार्क बनाया गया है। लेकिन मैं आज आपको इस एपिसोड में जिम कॉर्बेट के जीवन के बारे में जो भी कुछ बताने जा रही हूँ वो वाइल्ड लाइफ में रुचि रखने वाले और जो वाइल्ड लाइफ को उतना पसंद नहीं भी करते हैं वो भी जिम कॉर्बेट की जीवनी सुनकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि क्या शख्सियत थे जिम कॉर्बेट, क्या शख्सियत थे कॉर्पेट साहब। जी हाँ, मैंने ठीक उच्चारण किया, कारपेट साहब। उनके करीबी और खास भारतीय दोस्त उन्हें इसी नाम से बुलाते थे, कारपेट साहब। इस शब्द में था सम्मान और अपनापन और था देसीपन जो कॉर्बेट साहब को बेहद पसंद था। मार्टिन बूथ एक ब्रिटिश पोएट और बायोग्राफर ने इनकी जीवनी लिखी है जिसका नाम ही है कारपेट साहब, ए लाइफ ऑफ जिम कॉर्बेट। जब जंगल में मौत घूमती थी, जब इंसान शिकार था, तब एक नाम लोगों के लिए उम्मीद बन चुका था, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट सिर्फ एक शिकारी नहीं थे, वो जंगल को समझते थे, जानवरों की भाषा पढ़ने वाले और वन्य जीवों के सबसे बड़े संरक्षकों में से एक थे। इनका पूरा नाम था जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट। 1875 के जुलाई महीने की 25 तारीख को नैनीताल के उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट था। ये भारत में ही पैदा हुए और इनकी करीब 6 पीढ़ियों के पूर्वज भारत में ही रह रहे थे। ये मूलतः आयरलैंड से थे, यानी कि आयरिश ब्रिटिश थे, और इनकी माताजी का नाम था मैरी जैन ब्रूसिया। इनके माता पिता दोनों की ही ये दूसरी शादी थी, इसलिए परिवार भी बहुत ज्यादा बड़ा था। परिवार में कुल 16 बच्चे थे। इनमें से कॉर्बेट साहब 8वीं संतान थे। इनके पिताजी आर्मी में थे, लेकिन 1862 में नैनीताल शिफ्ट हो गए। वहां के पोस्टमास्टर के तौर पर इनकी तैनाती होने के बाद 1861 में पिताजी की डेथ के समय कॉर्बेट साहब मात्र 6 वर्ष के थे। पिताजी की डेथ के बाद माताजी ने दूसरे मकान में शिफ्ट कर लिया जो नैनीताल से दूर काला डूंगी वाले इलाके में था, यानी जंगल के बीच में। आज भी वहां म्यूजियम बना हुआ है। इस मकान का नाम है अरुणडेल और नैनीताल वाले हाउस का नाम था गरनी हाउस। तो अब परिवार गरनी हाउस से दूर घने जंगलों में काला डूंगी के इलाके वाले हाउस में रहने लगा। इनके पिताजी की डेथ के बाद बड़े भाई टॉम को पोस्ट मास्टर की नौकरी मिल गई थी पिताजी की जगह पर। इनकी माताजी बहुत सोशल और प्रभावशाली महिला थी, लोकल्स के बीच में बहुत अच्छी खासी पहुंच रखती थी। इसी कारण जो अंग्रेज नैनीताल में जमीन वगैरह खरीदना चाहते थे वो उनको मदद किया करती थी, यानी वो रियल एस्टेट का काम करने लगी। काला डूंगी में रहते हुए भी जिम कॉर्बेट साहब ने स्कूलिंग नैनीताल के स्कूल से की, जिसके अब तक कई बार नाम चेंज हुए हैं। आज भी वो स्कूल बिरला विद्या मंदिर नाम से नैनीताल में है। तो ये काला डूंगी के अरुणडेल कॉटेज में परिवार के साथ रहते थे जो चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। वहां हर समय जंगली जानवर आसपास ही घूमते रहते थे, खतरनाक जंगली जानवर। इनकी भी रुचि थी, ये उनको बारीकी से ऑब्जर्व किया करते थे, पक्षियों की बोली समझने की कोशिश करते, जानवरों के व्यवहार को देखते। इनकी गहरी रुचि के कारण ही इनको जंगल लाइफ की गहरी समझ हो चली थी। लोकल्स के साथ ही ये दिन भर रहते और जंगल में इधर उधर घूमते रहते। वहीं उनके बचपन के दोस्त बने जिनका जिक्र उन्होंने अपनी कई किताबों में किया।
वो बचपन को याद करते हुए लिखते हैं कि उन दिनों की बात ही निराली थी। दिन भर कुंवर सिंह और मोती और दूसरे लड़कों के साथ इधर उधर जंगल में घूमते रहना मुझे आज भी याद आता है। जो कालाडूंगी वाला हाउस है अरुणडेल, उसके पास ही उन्होंने अपने मित्र मोती के लिए एक घर बनवाया था, जहां शाम को जिम कॉर्बेट साहब अपने सभी दोस्तों के साथ बैठक जमाते थे, शाम की बैठक, जब भी वो अरुणडेल में होते थे। बाद में जब वो 19 साल के हुए तो उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी और पंजाब जाकर एक फ्यूल इंस्पेक्टर की नौकरी कर ली। लगभग 1 साल वो वहां रहे। 1 साल बाद वो बिहार के पटना के पास मोकामा आ गए, जहां रेलवे कॉन्ट्रैक्टर का काम करने लगे। बचपन से ही उन्हें जंगल और जानवरों के प्रति गजब का आकर्षण था। जंगल में घूमना, जानवरों के पैरों के निशान पहचानना, पक्षियों और जानवरों की आवाजों को समझना, ये सब उनके शौक ही नहीं, इसमें उनको अब महारत हासिल हो चली थी। वे बहुत अच्छे शिकारी और बहुत उससे भी ज्यादा अच्छे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे। उनके कई बड़े बड़े ऑफिसर और ओहदेदार लोग मित्र थे। कमिश्नर हो या गवर्नर, सब उनके दोस्तों में से थे। उनके एक मित्र थे फ्रेडरिक विलियम चैंपियन। इनसे इन्होंने एक कैमरा उधार लिया था, जिनके साथ मिलकर बाद में इन्होंने एक नेशनल पार्क बनाया और इस पार्क का नाम उन्होंने अपने गवर्नर दोस्त लॉर्ड हैली के नाम पे रखा, जो उस वक्त यूपी यूनाइटेड प्रोविंस के गवर्नर हुआ करते थे। तो हैली नेशनल पार्क इंडिया का ही नहीं, एशिया का भी पहला नेशनल पार्क है, जो जिम कॉर्बेट के द्वारा लगभग 1930 के आसपास बनाया गया था। बाद में जब भारत आजाद हुआ तो कॉर्बेट साहब के सम्मान में 1956 या 57 के आसपास भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया। अब एक प्रश्न उन सभी के लिए जो यूपीएससी या आरपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या वो भी जो वाइल्ड लाइफ में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रखते हैं। आपको बताना है कि नेशनल पार्क और सेंचुरी में क्या फर्क होता है। एक और प्रश्न जो इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में पूछा गया है कि नर शेर के विपरीत मेल लेपर्ड गंध के निशान यानी कि सेंट मार्किंग से अपनी टेरिटरी डिफाइन करते हैं या नहीं। क्या ये वाक्य सत्य है या असत्य? आप इसका उत्तर मुझे कमेंट में बताइए। वैसे इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं लेकर आऊंगी अपने अगले वीडियो में, जो आने वाला है जंगल folk के नेक्स्ट पार्ट में। जंगल folk की ये सीरीज उन सभी के लिए शुरू की है जो मेरी ही तरह वाइल्ड लाइफ को और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, क्योंकि जंगल की कहानियां बहुत कुछ कहती हैं। तो चलिए बात करते हैं जिम कॉर्बेट के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं की। सबसे पहले बात करते हैं चंपावत टाइग्रेस की। 400 से ज्यादा लोगों को मार दिया था इसने, और उसका नाम चंपावत की शैतान पड़ चुका था। सन 1900 के शुरुआती वर्षों में कुमाऊं की पहाड़ियों में एक आदमखोर बाघिन का आतंक हो गया था। गांव में सन्नाटा छा गया था। लोग सूरज ढलते ही घरों से निकलना बंद कर देते थे। इस खौफ को खत्म करने के लिए बुलाया गया एक अंग्रेज हंटर, जिम कॉर्बेट। वही जिम कॉर्बेट जिनके नाम पर भारत का पहला नेशनल पार्क बनाया गया है, जो उन्होंने खुद ने बनाया था अपने मित्र के नाम से। नैनीताल में जन्मे, जंगल को जानने वाले सबसे बेहतरीन ट्रैकर। काफी दिनों तक पीछा करने के बाद दिखे कुछ खून के निशान, टूटे हुए रास्ते। 1907 की बात है जब जिम कॉर्बेट का आमना सामना हुआ चंपावत की शैतान से। एक सटीक गोली और आतंक का अंत। चंपावत की शैतान मारी जा चुकी थी, लेकिन कॉर्बेट सिर्फ एक शिकारी नहीं थे, वो वन्य जीवों के रक्षक और भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान, आज का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, की नींव रखने वाले थे। डर ने उन्हें शिकारी बनाया, लेकिन समझ ने उन्हें एक संरक्षक बनाया। जिम कॉर्बेट का जीवन शिकारी से संरक्षक बनने तक की अद्भुत कहानी है। तो बात करते हैं डिटेल में। बात है लगभग 1900 के आसपास की। पश्चिमी नेपाल, जो भारत की सीमा के चंपावत जिले से लगता हुआ क्षेत्र है, यहाँ से अचानक बहुत सारी महिलाएं, बच्चे, पुरुष गायब होने लगे। पता नहीं कहाँ गायब हो रहे थे। बात जब हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो लोगों ने नेपाल के राज दरबार में राजा साहब से गुहार लगाई। जांच कराई गई। पता करने पर जो बात सामने आई उसने लोगों के होश उड़ा दिए। क्षेत्र में एक आदमखोर यानी मैन ईटर टाइगर का आतंक चारों तरफ छा गया। लोगों ने दिन में भी घरों से निकलना बंद कर दिया। राजा द्वारा उसे मरवाने के अनेकों प्रयास विफल हो गए। तब आर्मी बुलानी पड़ी, और नेपाली आर्मी भी केवल उसे बीट ऑर्गेनाइज करके
भारत की तरफ केवल खदेड़ पाई, वो भी जैसे तैसे। अब वो भारत के चंपावत क्षेत्र में अपना आतंक फैला रही थी। इस क्षेत्र में उसने इतने लोगों की हत्याएं की कि उसका नाम गिनीज बुक में दर्ज किया गया। लगभग 436 से ज्यादा लोगों को मारने का सरकारी रिकॉर्ड है इसके नाम पर। 7 सालों तक चंपावत में चंपावत की शैतान की दहशत गर्दी फैली रही। लोग मरते रहे। 1907 में भारत सरकार ने जिम कॉर्बेट को चिट्ठी लिखी और अनुरोध किया कि लोगों को चंपावत की डेविल से और उसके आतंक से मुक्ति दिलाइए। कॉर्बेट साहब आए, उस आदमखोर को अपनी गोली का निशाना बनाया। चंपावत की टाइग्रेस को खत्म करने में जिम कॉर्बेट को जितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इसको मारने के लिए उन्होंने सरकार के सामने क्या क्या शर्तें रखी और आखिर में इसे खत्म करने में कैसे सफलता मिली, ये कहानी बहुत ही रोचक और रोमांचक है, जिसे मैं लेकर आऊंगी जंगल फॉक के नेक्स्ट एपिसोड में। तो अभी बात करते हैं उस घटना की जब जिम कॉर्बेट को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का अनुभव हुआ था, यानी कि चंपावत के डाक बंगले में भूतों से सामना हुआ था। शायद क्योंकि उस रात के डाक बंगले में हुए एक्सपीरियंस के बारे में वो कभी भी बात करना पसंद नहीं करते थे, और अगर कोई उस बारे में पूछता था तो वो बहुत बुरी तरह घबरा जाते थे। लेकिन अपनी बुक द मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में उन्होंने लिखा है कि वो एक बहुत ही डरावना अनुभव है जिसके बारे में मैं इस पुस्तक में चर्चा करना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि ये बुक वाइल्ड लाइफ के बारे में है। लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में उनके नौकर ने सब कुछ बताया। जब वो चंपावत के डाक बंगले में पहुंचे तो उनके लिए व्यवस्थाएं देखने वहां के तहसीलदार आए हुए थे। लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगी तहसीलदार जाने लगे। कॉर्बेट साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जल्द ही अंधेरा होने वाला था और इलाके में एक खतरनाक मैन ईटर घूम रही है। लेकिन तहसीलदार ने जाने की रट लगा ली। कॉर्बेट साहब ने एक तरह से उसे ऑर्डर दिया कि आज आप यहीं रुकेंगे, लेकिन वो केवल एक टॉर्च हाथ में लिए जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ अकेला चल पड़ा। उसने ऐसा क्यों किया, इस बात का पूरा एहसास कॉर्बेट साहब को आधी रात को हुआ यूं कि खाना खाकर जब वो डाक बंगले के कमरे में सोने चले गए तो उनका नौकर भी बगल वाले कमरे में सोने चला गया। आधी रात के आसपास कॉर्बेट साहब के कमरे से तेज तेज आवाजें, अजीब अजीब आवाजें आने लगी। नौकर तेजी से अपने कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि कॉर्बेट साहब अपने कमरे से बहुत भागते हुए बाहर आ रहे हैं और भयंकर रूप से पसीनों से लथपथ हो रहे हैं। जब नौकर ने उनसे पूछा कि क्या हुआ साहब, तो उनकी हालत ऐसी थी कि वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे, जैसे कि कुछ बहुत ही भयानक देख लिया हो और उसका सदमा उनके मस्तिष्क पर बैठ गया हो। काफी देर के बाद जब वो थोड़े नॉर्मल हुए तब भी वो वापस अपने रूम में सोने नहीं जा सके। वो अपने नौकर के साथ उसके कमरे में सोए उस रात। तो इस तरह का अजीब एक्सपीरियंस उनको उस रात हुआ, जो जाहिर है कि कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का ही रहा होगा, और कॉर्बेट साहब ने कभी इसे नकारा नहीं। कॉर्बेट साहब ने 1947 में भारत छोड़ दिया। भारत छोड़ते वक्त वो बहुत ही ज्यादा दुखी थे। उनके जीवन में कुछ कंट्रोवर्सीज थी। कॉर्बेट साहब की आंखें नीली थीं और वो जिस गांव में रहते थे वहां कुछ 7-8 घरों में नीली आंखों वाले बच्चे पैदा हो रहे थे, तो लोगों में ये चर्चा का विषय बन गया था। इससे उनके सम्मान में काफी ठेस पहुंची थी। भारत के आजाद होने के बाद उनको लगने लगा था कि अब भारत में पता नहीं उनको वो रेस्पेक्ट मिलेगा या नहीं, इसलिए वो केन्या चले गए। वहीं जाकर उन्होंने अपनी बुक्स लिखी, जिनमें माई इंडिया, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग और जंगल लोर आदि प्रसिद्ध किताबें हैं, जो बहुत ही रोमांचक करने वाली बुक्स हैं। 1947 से 1955 तक वो केन्या रहे। 1907 से 1938 के बीच उन्होंने अनेकों शिकार किए, लगभग 1200 जानवर मारे, जिनमें चंपावत मैन ईटर, पनार लेपर्ड, रुद्रप्रयाग लेपर्ड बहुत ही खतरनाक शिकार थे। शिकार करते करते उनको ये अनुभव हो गया था कि कोई भी टाइगर या लेपर्ड अगर वो मैन ईटर बनता है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। धीरे धीरे उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया और कंजर्वेशन के हिमायती हो गए। जिम कॉर्बेट के लिए जंगल डर नहीं था, जंगल तो उनका घर था। कॉर्बेट बिना नक्शे के जंगल में चल सकते थे,
एक टूटी घास का तिनका, एक दबा हुआ पत्ता, उन्हें सब कुछ कहानियां सुनाता था। उन्होंने सीखा जानवर कब भूखा है, कब घायल है और कब इंसान के लिए खतरा बन सकता है। कॉर्बेट जानवरों से नफरत नहीं करते थे, वो उनकी मजबूरी समझते थे। कॉर्बेट साहब ने हमेशा कहा, हर बाघ या लेपर्ड आदमखोर नहीं होता। अधिकतर जानवर घायल होने, दांत टूटने या प्राकृतिक शिकार ना मिलने पर इंसानों पर हमला करने लगते हैं। यह सोच उस समय बहुत आगे की सोच थी। एक बाघिन चंपावत वाली जिसने 400 से ज्यादा लोगों को मार डाला था, जिसकी वजह से गांव उजड़ गए थे, उसके आतंक से कॉर्बेट साहब ने मुक्ति दिलाई। और जब उसको मारा तो उसके शरीर का मुआयना करने पर उन्होंने देखा कि उसके दांत टूटे हुए थे, वो शिकार नहीं कर सकती थी। ये चंपावत की टाइग्रेस को मारना उनके लिए एक जीत नहीं थी, उनके लिए बहुत दुख की बात थी। कॉर्बेट ने कई खतरनाक आदमखोरों का अंत किया, जैसे पनार का लेपर्ड, रुद्रप्रयाग का नरभक्षी, मोहन बाघ भी। लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ इंसानों को बचाने के लिए हथियार उठाए थे। समय के साथ कॉर्बेट साहब बदलने लगे थे। उन्होंने महसूस किया कि जंगल खत्म हो रहे हैं, जानवर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने शिकार छोड़ दिया और संरक्षण के पक्ष में खड़े हुए। जंगल बचेंगे तभी इंसान बचेगा, हर जानवर दुश्मन नहीं होता है। ये उन्होंने अपनी बुक्स में खास तौर से लिखा है। वो शिकारी भी थे और प्रकृति के सच्चे रक्षक भी। जब जंगल में मौत घूमती थी तब इंसान शिकार था, तब लोगों के लिए वो एक उम्मीद की किरण थे। वन्य जीवों के सबसे बड़े संरक्षकों के नामों में से एक नाम है जिम कॉर्बेट, और उनके जीवन के अनेकों रोमांचक किस्से हैं जिनको मैं लेकर आऊंगी जंगल फूक की अगली सीरीज में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत माता एंड डोंट ट्रबल योर माता पिता।